And this distraction can be of many types. It can be a mobile distraction, it can be emotional distraction. बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर करना पड़ेगा हमें. यूजुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है, बच्चों को तो पता होता है मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा, मैं टाइम से सोऊंगा, मैं मोबाइल कम देखूंगा, मैं पेरेंट्स की बातें मानूंगा, और वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा है यार वो ना मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है. बच्चा हमारा ड्राइंग भी कर रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, ड्रामा में भी है, खेलता भी है, पढ़ाई भी कर रहा है. अगर कोई अच्छा डांसर है आप उसको रोक के दिखा दो, वो रुकेगा ही नहीं. अगर वो अच्छा गाता है वो रोक ही नहीं सकता. अगर वो लड़का है तो मैं उसको कहता हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाओ, तीन चार बनाओ. मेरे कहने का मतलब समझो जरा आप. हमेशा उनको एंकर ही रहना चाहिए, वो अलार्म बनकर कुछ नहीं कर पाएंगे. हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन विदाउट नॉइज. आज का ये एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है. टुडेज एपिसोड इज नॉट अबाउट जस्ट सम रैंडम क्वेश्चंस. ये एक स्लो, ऑनेस्ट एंड स्लाइटली अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन है, मेनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 to 12th एंड देयर पेरेंट्स. आज हमारे साथ है अंकेश सर, जो कि पिछले 15 सालों से स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, एंड दैट टू स्पेशली इन साइंस डोमेन. सर ने टॉपर्स भी देखे हैं, फेलियर्स भी देखे हैं, और स्पेशली उन बच्चों को भी देखा है जो केपेबल थे लेकिन इनकंसिस्टेंसी की वजह से वो फेलियर में चेंज हो गया. अंकेश सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू. सर, मैं आपसे एक सिंपल बट स्लाइटली हेवी क्वेश्चन पुट अप करूंगी फॉर द बिगिनिंग. Like, you've been working since so long with students, like 8 to 12 students, right? Right. In science domain. So what is the main thing that you found out कि बच्चे कहाँ पर ज़्यादा लैक करते हैं? जी, सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि पर्पस क्या है. हमारे इस कन्वर्सेशन का जो पर्पस जो अपने अभी डिफाइन किया है कि हम बच्चों को ये बता सकें, कि इवन पेरेंट्स को भी ये इस बात की जानकारी हो कि करना क्या होता है. जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे करवाते हैं, तो उसमें करना क्या होता है. कि दो चीज़ें जो मेन है, आपने भी पूछा कि बच्चे कहाँ लैक करते हैं, चाहे चाहे वो कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो जो मेन प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रैक्शन का. Okay. एक बात हमें समझनी पड़ेगी, 8 to 12 हम जिस एज ग्रुप को अभी कैटर कर रहे हैं, दे आर टीनेजर्स. सो यहाँ पर दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिलेशनशिप उनके अपने पेरेंट्स के साथ होने चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो नहीं डेवलप हो पाते हैं. Exactly. ये बहुत बड़ा गैप है बेसिकली. अगर एक मदर और फादर इतना स्पेस प्रोवाइड करे अपने बच्चों को कि बच्चा खुलकर अपनी बात कह सके उनसे, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो भी फील कर रहा है, अगर वो दोनों में से किसी एक को खुलकर कह सके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही घर में सॉल्व हो जाएंगे. किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है, किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है. सो डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं यहाँ पर. जैसे आज जो मुझे लगता है आज के दौर में मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे, उन्हें लगता है कि वो पढ़ाई करने के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वॉचिंग समथिंग बट दे आर नॉट अवेयर कि उनका कितना टाइम वेस्ट होता जा रहा है. Like when they're scrolling. राइट. और स्पेशली इन द एरा ऑफ रील्स एंड शॉर्ट्स, दे हैव नो आइडिया एक्चुअली कि हाउ मच टाइम दे आर जस्ट वेस्टिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग. सो पर्टिकुलरली होता ये है कि जब आपका ब्रेन एक अलग तरीके से काम करता है, अगर आपके फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो ब्रेन का फोकस बढ़ता है. सो यू आर मोर फोकस टुवर्ड्स डूइंग दैट थिंग. और जब आपका फोकस ज़्यादा होता है, सो देन यू आर नॉट अवेयर अबाउट द टाइम, अपने कितना टाइम वेस्ट हो गया. इसलिए अभी ये जो मुझे लगता है, बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर करना पड़ेगा हमें, बट टैक्टफुली दूर करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर इन द एरा ऑफ डिजिटल नेटिव. सो दे आर एक्चुअली डिजिटली नेटिव. सो हम उनसे मोबाइल छीनोगे तो देन दे में रिएक्ट. आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ. तो स्नैचिंग मोबाइल कैन नॉट बी अ गुड आइडिया. सो व्हाट वी कैन डू इज टैक्टफुली वी हैव टू टैकल दिस प्रॉब्लम. सो हम बच्चों से बात कर सकते हैं, हम उनका एक पर्टिकुलर टाइम अलॉट कर सकते हैं, बट उनसे छीनना या फिर उनको मना करना, उनसे जोर जबरदस्ती करना, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा. सो डिस्ट्रैक्शन, सबसे जो बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन है. दूसरा, कुछ इमोशनल इश्यूज बच्चे फेस कर रहे होते हैं इस एज में, स्पेशली ये अपने दोस्तों के बीच होते हैं. तो कहीं अच्छी दोस्ती होती है, मान लो दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, से राजेश और रमेश, मान लो दो अच्छे फ्रेंड्स हैं, और किसी वजह से रमेश की कोई चीज़ राजेश को पसंद नहीं आई, इस वजह से बच्चे उसको दिल पर ले लेते हैं. सो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस है,
इसको टैकल करने के लिए पेरेंट्स हैव टू बी प्रोएक्टिव। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारे बच्चे का मूड ऐसा स्विंग क्यों कर रहा है, हमारा बच्चा कंफर्टेबल क्यों नहीं फील कर रहा है, वो थोड़ा सा अलग क्यों बिहेव कर रहा है। सो ये जो वॉचफुलनेस है ये पेरेंट्स को बढ़ानी पड़ेगी। सो आपका जो सवाल है अगर उस पर हम वापस लौटते हैं कि बच्चे को क्या ड्रैग कर रहा है या फिर कहाँ लैग कर रहे हैं वो, आई वुड से डिस्ट्रैक्शन। एंड दिस डिस्ट्रैक्शन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। इट कैन बी अ मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, इट कैन बी इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। Yeah. जी। तो सर जैसे कोई क्लास 8 to 12 का स्टूडेंट है, what do you think is the problem that a child is facing? Is it expectations या फिर उनका सिलेबस ज़्यादा है या फिर उनको खुद से या फिर पेरेंट्स को उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है? तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? बोथ। लेट मी टेल यू वन थिंग, एक्सपेक्टेशन अगर कोई बच्चा खुद से कर रहा है दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ हेल्दी थिंग आई वुड से। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी इफ इट इन द सिन विद द चिल्ड्रन एक्सपेक्टेशन देन दैट्स फाइन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जो एक्सपेक्टेशन है वो पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के और आउटर सर्कल्स के ज़्यादा होते हैं। सो एक्सपेक्टेशन का एक बोझ होता है। बट 8, 9, 10th के बच्चे आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ज़्यादा वो उस प्रेशर को फील करते हैं। हाँ, जब वो 10th में आते हैं और एग्जाम उनका पास आ रहा होता है देन वो फील कि यार अब क्या होगा, अब तो बहुत कम टाइम बचा है, मेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हुई नहीं है, अब कैसे मैं करूँगा, ये एक इशू हो सकता है। जहाँ तक सिलेबस का आपने सवाल पूछा है, इससे मुझे एक बात कहनी है कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है सो इट्स अ क्रूशियल टाइम। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जो सिलेबस है वो मल्टी फोल्ड हो जाता है और ऑल ऑफ अ सडन सिलेबस बिकम्स लाइक एनीथिंग। 10th में अगर बच्चा चाहे तो एक हफ्ते में अपना सारा रिवाइज कर सकता है साइंस की चीज़ें, अगर मैं बात करूँ तो। बट 11th क्लास में सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करना हो तो एटलीस्ट 15 डेज आर रिक्वायर्ड। सो सिलेबस इज मल्टी फोल्ड फ्रॉम 10th टू 11th। सो सिलेबस का प्रेशर तब बच्चों को फेस करना पड़ता है। बट हाँ, अगर बच्चों को पहले से पता हो, बिफोर हैंड, इफ दे आर नोइंग यस हमारा सिलेबस बढ़ने वाला है, हम चीज़ों को डिटेल में करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, और अगर उसकी काउंसलिंग सही तरीके से होती है, अगर एक अच्छा मेंटोर अवेलेबल है यहाँ कि हम बच्चों को ये बता सकें। किसी 10th की बात अलग थी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बच्चे जो अबव एवरेज हैं। सो जिनको लगता है कि यार मैंने तो बस जल्दी से कर लिया, मेरे पास तो बस 3 दिन थे और मैंने पूरा मैथ्स कर डाला, मैंने पूरा साइंस कर लिया। ये कर सकते हैं आप, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप क्लास 10th में चीज़ों को इस तरीके से हैंडल चाहे मैनेज कर सकते हैं। बट इन्हीं बच्चों के लिए आगे की चीज़ें डिफिकल्ट हो सकती है 11th-12th में। अगर उनके पढ़ने की हैबिट नहीं है तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, बिकॉज वो तो इसी इंप्रेशन में रहेंगे ना कि मैं तो कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, जो कि मैंने 10th में भी किया है। बट 11th-12th में नहीं हो पाएगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। दैट मीन्स यू नीड टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट टू वेरी रेगुलरली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, yes. सो आपको रेगुलरली बच्चों को पढ़ने के लिए आपको इंस्पायर करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा और उसको सिस्टम में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है ताकि बच्चा लॉन्ग आवर्स के लिए उसको पढ़ाई करने की, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट हो। So basically they have to plan their studies. यस, दे हैव टू प्लान देयर स्टडीज। और स्टडी पे एक बड़ी कमाल की बात आती है, कई बार यही पेरेंट्स को चाहे बच्चों को लगता है कि मैंने तो काफ़ी पढ़ाई करी। यूजुअली पेरेंट्स को ऐसा लगता है, बच्चों को तो पता होता है। पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो दिन भर बुक्स लेकर बैठा रहता है, हमेशा पढ़ाई कर रहा होता है, उसके नंबर क्यों कम आए, इवन चाहे 10th की बात हो चाहे 11th-12th की बात हो। बेसिकली मैं आपको समझाऊं होता क्या है, जब बच्चे बुक लेकर बैठते हैं सो फॉर ऑल अदर पीपल वो पढ़ाई कर रहा होता है, पर बच्चा खुद में जब वो है तो वो कुछ और कर रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेट मी टेल यू, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो ना सो देयर इज नो चांस कि आप कुछ और सोच सकते हो, आपको फुटबॉल पर ही पूरा पूरा फोकस करना पड़ेगा। बट पढ़ाई इज अ मेंटल वर्क ना, सो व्हाइल डूइंग योर स्टडीज मेंटली यू हैव टू बी फोकस्ड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो यूजुअली होता क्या है, जब बच्चे किताब खोलकर बैठते हैं तो सारी अच्छी बुरी फीलिंग्स तभी आनी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब तक अच्छा नहीं करा बट अब मुझे अच्छा करना है, मुझे अपना शेड्यूल अच्छा करना है। और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में पीछे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा, मैं टाइम से सोऊंगा, मैं मोबाइल कम देखूंगा, मैं पेरेंट्स की बातें मानूंगा, टीचर्स ने जो होमवर्क दिया वो मैं ठीक से करूंगा, मुझे क्लास में टॉप करना है। अच्छी अच्छी फीलिंग्स भी और बुरी फीलिंग्स भी, यार वो ना मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, उसने यार क्लास में अच्छा नहीं करा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सारी बातें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, ये सारी बातें पढ़ाई के टाइम में आपको डिस्टर्ब करेंगी, क्योंकि पढ़ाई एज आई सेड इट्स अ मेंटल वर्क।
तो आपको पूरा वहाँ पर पढ़ाई में इंडल्ज करना पड़ेगा अपने आप को, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने उस चीज़ की हैबिट डाली है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर किसी बच्चे ने 8, 9, 10th में पढ़ना नहीं सीखा, अगर वो डिस्ट्रैक्टिव वे में पढ़ाई करता रहा, सिर्फ बुक उसके सामने खुली रही और वो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे कहने का मतलब समझो ज़रा आप, वो कुछ भी सोच सकता है वो। तो तब तो उसकी पढ़ाई नहीं हो रही ना। अब मान लो किसी बच्चे को उसके पापा ने डांट लगाई है, और वो बच्चा बुरा मान बैठा है, उसके सामने बुक खुली हुई है, डर के मारे तो उसने बुक खोल रखी है और अंदर चल रहा है कि यार पापा पापा मेरे से अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल बैड था। बताओ बच्चे बच्चे की पढ़ाई कहाँ हो रही है? सो बच्चे को एक तो फोकस करना सिखाना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, बच्चे को हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा जिसमें कि बच्चा ठीक से अपने आप को ढाल सके और पढ़ने की हैबिट डाल सके। अच्छा, पढ़ने की हैबिट में दो बातें आती है, एक तो मेंटरशिप आती है, दूसरा बच्चा खुद से भी कर सकता है। हम इसको इफेक्टिव स्टडी कहते हैं हमारे यहाँ जब हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। सो इट्स इफेक्टिव स्टडी। इसमें क्या है कि जो मोबाइल की मैं अभी बात कर रहा था ना, इस मोबाइल को हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ अस इन अ मोबाइल वी आर हैविंग स्टॉप वॉच, राइट? Yeah. तो मान लो बच्चा पढ़ने बैठा हुआ है, तो द मोमेंट ही स्टार्ट्स हिज स्टडीज वो अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दे और पढ़ाई करना शुरू करे। द मोमेंट ही इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड उसको पॉज कर दे, सोच ले उसको जो भी सोचना है, जो भी करना है कर ले। बट जब दोबारा से उसको समझ में आ रही है मैं तो पढ़ाई कर रहा था, मेरा तो टाइम बहुत कम है, कल कल तो मेरा पेपर है, जब वो दोबारा से पढ़ाई शुरू करता है फिर से उसको रिज्यूम कर दे। इस तरीके से वो रिज्यूम करे पॉज करे, रिज्यूम करे पॉज करे। जब भी वो पढ़ाई कर रहा है वो अपने स्टॉप वॉच को रिज्यूम करे, जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा, मतलब पढ़ाई करने बैठा तो है पर कुछ और सोच रहा है, उस टाइम वो उसको पॉज करे। तो ये आफ्टर फ्यू आवर्स जब आप इसको देखोगे तो आपकी जो इफेक्टिव स्टडी है वो दैट विल कम इन मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। अब और आप बैठे कितना, 2 आवर्स। 2 hours. तो प्रॉब्लम इज दैट इफेक्टिव स्टडी को मेजर नहीं कर पाते। सो वी हैव अ वे, जो मैंने आपको शेयर किया। तो दिस पर्टिकुलर मेथड यू कैन मेजर दैट फॉर हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स यू हैव इफेक्टिवली स्टडीड। आप समझ रहे हो? सो इफेक्टिव जो अगर स्टडी हो तो वो इफेक्टिव स्टडी हो, पैरेंटल गाइडेंस प्रॉपर हो। इसका मतलब जब मैं पैरेंटल गाइडेंस की बात करता हूँ तो इसका मतलब बच्चों को हमेशा डांटना नहीं, बच्चों को हमेशा समझाना नहीं, और हमेशा गाइड भी नहीं करना। बच्चों को ऑब्जर्व करो, ये पहला स्टेप है, बच्चों को ऑब्जर्व करो। इसके लिए आपको बच्चों के लेवल पर आकर सोचना पड़ेगा। कभी आप भी तो बच्चे थे, तो इस एज में आप क्या फेस कर रहे थे? आप बच्चों को रीड करो ना, ये रीडिंग बहुत जरूरी है। बच्चों को रीड नहीं करते और बोलते हैं कि हम गाइड कर रहे हैं, हमारा तो पूरा ऑब्जर्वेशन रहता है, नहीं रहता है, ट्रस्ट भी नहीं रहता। तो जैसे बच्चे पढ़ाई करते हुए पढ़ाई नहीं कर रहे होते, ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि उनका गाइडेंस है बट वो गाइडेंस रहता नहीं है। Are you getting my point? Yes, yes. So I would say कि इफेक्टिव स्टडी हो, उसका प्रॉपर मेजरमेंट हो, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे टैकल करना है इसके लिए प्रॉपर मेंटरशिप हो, और जब पेरेंटल गाइडिंग की बात आती है तो वहाँ पर पहले ऑब्जर्वेशन अच्छा हो और एक क्विक हिल सॉल्यूशन हो। देयर शुड बी समबडी, ईदर फादर और मदर, एंड दैट शुड बी अ गुड फ्रेंड ऑफ द वॉर्ड, Exactly. राइट? So, सर आजकल एक कॉमन फ्रेज या लाइन टर्म कह लो, सुनने को काफी मिलता है कि follow your passion. So, do you think this is applicable in science stream basically? Do you think it is? सी जहाँ तक बात पैशन की है, किसी भी स्ट्रीम की हम बात कर लेते हैं, बीट स्पोर्ट्स और पढ़ाई और साइंस और ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, डजंट मैटर। पैशन को डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं, सी दे से मतलब मेनी पीपल से कि बच्चों को हम पूरा एक्सपोजर देते हैं जी। बच्चा हमारा ड्राइंग भी कर रहा है, पेंटिंग भी कर रहा है, ड्रामा में भी है, खेलता भी है, पढ़ाई भी कर रहा है। हम उसको पूरा एक्सप्लोर करने देते हैं और फिर वो चूज करेगा कोई एक। बट आई डोंट थिंक इतना जो आप उसको एक्सपोजर देने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप उसको क्लेम करते हो, ऐसा होता नहीं है। एक ह्यूमन की अपनी एक लिमिटेशन है, वो कितना काम कर पाएगा और कितने तरह के काम कर पाएगा। True. ये बात सही है कि हमें मोर देन 5 एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए क्लास 10 तक इफ पॉसिबल। बट ये डिफरेंट जॉनर के होने चाहिए। जैसे अगर एक में फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है तो किसी में मेंटल होना चाहिए, किसी में आर्टिस्टिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्किल बेस्ड होनी चाहिए। बट एक बार समझो जरा, अगर मैं कहूँ कि कोई क्रिकेटर है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा है कि इसको भी क्रिकेट खेलना चाहिए या फिर उसको टेनिस में जाना चाहिए, तो वो जो पैशन है वो कैसे जनरेट होएगा? एक तो घर का माहौल होता है जी,
जब बच्चे घर में देखते हैं कि यार मेरे घर वाले जो मेरे पेरेंट्स हैं उनका क्या पैशन है या फिर उनका क्या ऑक्यूपेशन है, वो जिस काम में होते हैं बच्चा उसको दिन रात देख रहा होता है, तो एक चीज़ें उसके ऑटोमेटिकली उसके ज़हन में आती है। हैविंग सेड दैट, इतना काफ़ी नहीं होता। सो हमें बेसिकली पहले तो ये जानना चाहिए, एज़ अ पेरेंट हमें जानना चाहिए कि बच्चा किसमें अच्छा है। ये बच्चे से पूछो मत, आप जानने की कोशिश करो। इसके लिए आप उससे काउंसलिंग सेशंस ले सकते हो और बहुत इसके ज़रिए हैं जो हम बाद में कभी डिस्कस कर सकते आजकल हैं। तो ये चीज़ काफ़ी वो भी जी, है। हमारे पास साइकोमेट्रिक टेस्ट है, एनालिसिस है, बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। और इसके अलावा भी आप इसको नेचुरली भी समझ सकते हो। मैं कोई मतलब डिफिकल्ट जार्गन्स यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। आप थ्रू ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो कि हमारा बच्चा खेलने में अच्छा है या पढ़ने में अच्छा है या फिर ड्राइंग में अच्छा है। बिल्कुल मोटा-मोटा तो आप इसको पता कर सकते हो। उसके बाद सपोज़ आपका बच्चा खेलने में अच्छा है, तो आपको अननोइंगली उसको पता ना चले, आपको उसकी तरफ पुश करना पड़ेगा। आप बच्चे को बल्ला थमाना शुरू करो, बचपन से ही। उसके साथ टाइम बिताओ, उसको थोड़ी बारीकियाँ बतानी शुरू करो। अब देखो बेटा ऐसे बॉल घूमता भी है, ऐसे स्विंग होता है। फास्टिंग में बॉल हम ऐसे फेंकते हैं, जैसे फास्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो। अगर हम बैटिंग की बात करें तो उसमें कोई खास तरीका उनको बताओ कि पुल शॉट ऐसे होता है, पुश ऐसे होता है, बस ऐसे ही खेल-खेल में उसको बताओ। मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, मान लो बच्चा आपका 10-12 साल का है। वो ऐसा करे और आपको ऐसा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक प्लास्टिक का बल्ला लो, उसको दिखाओ कि हम इस अलग-अलग शॉट्स कैसे लगाए जाते हैं। धीरे-धीरे उसके ज़हन में हम चीज़ों को डालते हैं। उसका इंटरेस्ट डेवलप कराया जाता है। जी, डेवलप होता नहीं है, ये हमारी गलतफ़हमी है। बच्चों को आपको धीरे-धीरे पुश करना होता है उस पर्टिकुलर डोमेन में। अगर हम स्टडीज़ की बात करें, साइंस एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है साइंस विदाउट एनी डाउट। बट बच्चे भागते हैं जी, क्यों? हमने उसको कहीं पुश ही नहीं किया। और यहाँ पुश करने का मेरा मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बच्चा अनअवेयर है और आप उसको साइंस के साइकिल में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसके लिए उसको चीज़ों को दिखाओ ऐसे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि अभी कोई प्रेशर का हमने एक्सपेरिमेंट घर में करके दिखा दिया। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप एक ग्लास लो, उसमें बिल्कुल वाटर फिल कर दो, बिल्कुल फिल कर दो और एक उसके ऊपर एक कार्ड रखो, कोई एनवेलप रखो ऐसा और फिर उसको ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल फ्लिप कर दो। आप देखोगे कि वो कार्ड नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। बच्चों को दिखाओ तो आप ऐसी चीज़ें। आपको हो सकता है कि आपको नहीं पता हो, आपका वो बैकग्राउंड नहीं हो, तो आप सर्च करो ना। आप ऐसे लोगों को ढूँढो, ऐसे मेंटोर्स को ढूँढो या फिर आप ऐसे वीडियोज़ ढूँढो, जहाँ कि आप बच्चों को एक एक प्लेफुल वे में साइंस की तरफ मोल्ड कर सकते हो। अब ये बच्चा पूछेगा, "अच्छा पापा, अच्छा मम्मा ये क्यों नहीं गिर रहा?" या फिर अपने टीचर से वो पूछ सकता है, टीचर्स को भी ऐसे होने चाहिए कि ये क्यों नहीं गिर रहा? ये कार्ड तो नीचे गिरना चाहिए था, पूरा-पूरा पानी का वेट आ रहा है, गिरना चाहिए था। तब हम उसको बताते हैं, इसमें अभी जो प्रेशर है हमारे यहाँ का, वो प्रेशर भी काम कर रहा है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो पीछे से कार्ड को पुश कर रहा है और इसलिए कार्ड बैलेंस है, इसलिए कार्ड नहीं गिर रहा। तो ये जो बच्चे जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं ना, देन दे टेंड टुवर्ड्स साइंस। फिर वो इंटरेस्ट डेवलप होता है। अभी अपने स्कूल की बात करी, स्कूलिंग में मेरा थोड़ा-सा रिज़र्वेशन है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे बड़े स्कूलों के साथ काम किया हुआ है। तो जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा है कि स्कूल में एकेडमिक की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर सिखाने और सीखने से ज़्यादा कोशिश मार्क्स अच्छे कैसे आएँ, इसकी होती है। इसकी चिंता स्कूल वालों को भी होती है, बच्चों को भी होती है और पेरेंट्स को भी होती है। तो जो बच्चा सीख कहाँ रहा है? Where is organic learning? It's nowhere. Are you getting my point? यस। So learning should be organic, without any pressure, without any push. जब मैं पहले पुश की बात कर रहा था, वहाँ पर था कि बच्चों को पता ना चले, आप उसको धीरे-धीरे उस तरफ एक उसको डायरेक्शन दिखा रहे हो। वो एक डायरेक्शनल पुश की बात कर रहा था। बट यहाँ मैं जो पुश की बात कर रहा हूँ, ये प्रेशर वाली बात हो रही है कि हम बच्चे पर प्रेशर डाल रहे हैं। अरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे? आप कम पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करो। अरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है और समझ में क्यों आएगा? आपने उसका इंटरेस्ट डेवलप किया है क्या? सो इंटरेस्ट डेवलप करना ये पूरे इकोसिस्टम का काम है। पेरेंट्स का, टीचर्स का, इंस्टीट्यूट्स का, स्कूल्स का, सबका काम है। इसके लिए हमें एक अलग लर्निंग मेथोडोलॉजी इवॉल्व करनी होगी और इवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इस फील्ड में ऐसे काम कर रहे हैं। सो वहाँ पर टीचिंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन ऐसी चीज़ें हो रही हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल का माहौल में बदलने की ज़रूरत है। पैशन की जहाँ तक बात है, हमें पैशन को डिफाइन करना पड़ेगा कि बच्चे का जो पैशन है, बच्चे को पता ही नहीं है ना, उसको बताओ तो सही कि एक पैशन होती क्या है। उसको पहले आप बताओ कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप यहाँ अच्छा कर सकते हो। उसको फिर एक्सपोज़र दो आप, उस पर्टिकुलर डोमेन का।
अगर फिजिक्स पढ़ाना हो तो आपको आपको ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर बच्चे को क्रिकेट खिलाना हो तो आपको कुछ बैटिंग कुछ स्किल्स या फिर कुछ वीडियोस दिखाने पड़ेंगे, और ये काम आपको रोज करने हैं और उसको प्लेफुल वे में करना है, ताकि बच्चा धीरे धीरे उस चीज़ से जुड़ जाए। जब हम बच्चे को इन्क्विजिटिव बना देते हैं ना, जब बच्चे खुद क्यूरियस हो जाते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता, फिर वो सीखेगा ही, तो और फिर पैशन अपने आप आएगा। फिर वो आउट ऑफ प्रेशर या फिर आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं, वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे वो सीखता है। तो प्रेशर से तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो पहली बात है। तो प्रेशर तो बस खामखा बस हम डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, हम उसका एक्चुअली भला नहीं कर रहे, हम उसका काफी ज्यादा बुरा कर रहे हैं। आपका बच्चा कहीं से अच्छा नहीं कर पाएगा, वो अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा वो। तो प्रेशर तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। पैशन की जहां तक बात है, पैशन डेवलप करो। अगर पैशन डेवलप नहीं कर पाए तो इट्स अ फेलियर ऑफ योर्स। हेयर टीचर्स एंड पेरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। सो पैशन डेवलप करना आप सबका काम है। और फिर बच्चा जब अपने आप उस सर्कल में आ गया ना, उस साइकिल में आ गया, तो फिर खुद ब खुद अपने पैशन को आगे वो खींच के ले जाएगा, खुद ब खुद वो अपने गोल्स को अचीव करेगा। मार्क्स तो खुद ब खुद आएंगे। अगर वो, आपको डायलॉग याद होगा 3 इडियट्स का, कि एक्सेलेंसी के पीछे भागो, मार्क्स तो ऐसे ही पीछे पीछे अपने आप आएंगी। सच में ऐसा होता है, बट इसके लिए आपको यू हैव टू बी इनटू दैट। और वो बच्चों को हम एक पर्टिकुलर वे में हमें उस दिशा में ले जाना होता है। जी, बेसिकली बच्चों का ऑब्जेक्टिव रहता है मार्क्स, तो चेंजिंग दैट और ऑल्टरिंग दैट सिनेरियो वुड बी बेटर। ये ऑब्जेक्टिव किसने बनाए हैं, आप जरा मुझे बताओ। क्या बच्चा जब से पढ़ाई कर रहा है तब से वो मार्क्स की चिंता कर रहा है? नहीं, हमने डाला है। सराउंडिंग, इट्स द इकोसिस्टम, इट्स द सराउंडिंग, स्कूल, पेरेंट्स, मेंटर्स। अगर उनकी ठीक से मेंटरशिप नहीं हो रही, सो दिस रियली जस्टिफाइज दिस फैक्ट कि बच्चे खुद से नहीं वो चीज बिल्ड कर रहे हैं कि मार्क्स लाओ, उनका एनवायरनमेंट उनको अफेक्ट कर रहा है। यस। यहाँ मुझे एक और बात कहनी है, दैट इज अ साइकिल ऑफ सक्सेस। होता ये है, मान लो कि बच्चा क्लासरूम में बैठा है और ठीक है, वो ठीक ठाक बच्चा है, एवरेज है, उसको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट ठीक है, उसके मार्क्स भी ठीक ठाक आ जाते हैं। बट ऑन अ गुड फाइन डे उसे कोई बात समझ में आ गई टीचर की, और नेक्स्ट डे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए जो उसने सीखा था क्लासरूम में, उसने परफॉर्म करा, उसके अच्छे नंबर आ गए। अब देखो, नंबर से कैसे पैशन गाइड होता है। तो फिर टीचर प्रेज्ड हिम, वाह आज तो तुमने काफी अच्छा करा, ये तो कमाल कमाल की बात हो गई। एंड देन ही रियलाइज कि जब मैं क्लास में फोकस करता हूँ तो मेरे अच्छे नंबर आ सकते हैं। जब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ तो फिर मेरे नंबर अच्छे आ सकते हैं। सो अब क्या होता है, बच्चे में अपने आप एक फीलिंग अराइज होती है कि यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, तो मुझे क्लास में फोकस करना पड़ेगा, मुझे चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस तरीके से बच्चा सक्सेस साइकिल में आ जाता है, और जब उसमें आ जाता है तो फिर उसको एंजॉय करना शुरू कर देता है। एंड दैट चाइल्ड कैन बी टॉपर समडे। श्योर, गेटिंग माय पॉइंट? सो ये सारी कुछ वेज है, तरीके हैं जो अपने आप फॉलो भी करते हैं जी। उसमें हम अलग अलग एनवायरनमेंट में बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, हमारी एक प्रॉपर मेंटरशिप होती है। ये हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों पर हम कोई प्रेशर ना बनाए, बच्चा खुद ब खुद अपना पैशन डेवलप करे। और जब बच्चा खुद को डेवलप करता है तो आप उसको रोक नहीं सकते, वो अच्छा करेगा ही करेगा। डेफिनेटली। अगर कोई अच्छा डांसर है, आप उसको रोक के दिखा दो, वो रुकेगा ही नहीं। अगर वो अच्छा गाता है, वो रुक ही नहीं सकता। अगर कोई अच्छा पढ़ता है, वो रुक नहीं सकता। और मैथ्स तो इतना इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को मैथ्स में मजा आ रहा है, किसी को फिजिक्स में मजा आ रहा है, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बट आप ऐसा कुछ क्रिएट तो करो। तो प्रॉब्लम यहाँ बच्चों में कम मुझे दिखता है, मुझे बाकी जो एनवायरनमेंट्स है, सराउंडिंग्स है, वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा लगती है। हम बच्चों का पैशन क्रिएट नहीं कर पाते। इट्स अ फोर्स्ड पैशन, बच्चे का पैशन नहीं है, इट्स अ फोर्स सिचुएशन कि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अरे डिफाइन तो करो, क्वालिफाई एंड क्वांटिफाई द मीनिंग ऑफ अच्छी पढ़ाई। वो पता ही नहीं है, कहने वालों को भी पता नहीं और करने वालों को भी पता नहीं है। तो प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ, अगर हम अच्छे तरीके से बच्चे का पैशन डेवलप कर पाए, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, तो कोई प्रेशर नहीं होगा, मार्क्स अपने आप आएंगे, और उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। और दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, दैट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग, लेट मी टेल यू। सो यहाँ पर पैशन, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, अगर आपने वो पैशन अपने आप से डेवलप किया है तो। ये ऐसा है। जी। तो सर, आपने कभी ऐसा सुना होगा कि कोई बच्चा क्लास 9th या 10th स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे केमिस्ट्री या फिजिक्स पसंद नहीं है। सो दिस इज अ कंसर्न ऑफ पसंद और इंटरेस्ट। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे ये बताओ, मैंने कभी जापानीज फूड नहीं खाई है और मेरे को मुझे जापानीज फूड पसंद नहीं है, क्या मतलब है इसका? फिर मैंने कभी चख लिया होगा गलती से। यार प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने कभी ठीक से पढ़ाई करी ही नहीं है, या फिर कभी उसको एक्सपोजर मिला ही नहीं है केमिस्ट्री का।
अगर हम उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिखाएं कि केमिस्ट्री क्या होती है, उसको हम किसी दिन लैब में ले जाएं, हम उनको सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस करें, हम उनको कुछ केमिकल रिएक्शंस दिखाएं और कितना प्लेफुल वे में वो चीज़ें होती हैं, अगर बच्चा इसको देखेगा तो डेफिनेटली वो इंटरेस्ट डेवलप होएगा। और फिर बच्चों को हम उसको बुक से कोरिलेट करें। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की बात करोगे ना, तो एनसीईआरटी में आप देखोगे केमिस्ट्री में, अगर आपने जैसे बात पूछा, आपने बात जो केमिस्ट्री की पूछी है, उसमें जितने भी जो भी सिलेबस है हमारा, अगर मैं 9th 10th की बात करूँ, वो सारे एक्टिविटी बेस्ड है। तो वहाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी के थ्रू लोग वहाँ सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बट कितने स्कूलों में ऐसा होता है? कोई एक्टिविटी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं कि कोई भी रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, चाहे कोई भी ऐसा टॉपिक हो, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड है बुक में, एक भी एक्टिविटी बुक आपके स्कूल में नहीं हो रही। तो स्कूलों में एक्टिविटीज होती नहीं है, इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होएगा बच्चों का? फिर बच्चा तो बोलेगा कि मुझे समझ में नहीं आती, कहाँ से उसको समझ में आएगी? आपने एक बर्डन बना दिया है सब्जेक्ट को। तो अगेन मेरा कहना है, जैसा पहले भी हम अभी बात कर रहे थे, कि बच्चों को उस सब्जेक्ट में आपको इंडल्ज करना पड़ेगा थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, थ्रू गुड कन्वर्सेशन, और ये एंड दिस शुड बी द पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो फिर चीजें अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगी। जी सर, आजकल हमने एक चीज़ काफ़ी नोटिस करी है, आपने भी देखा होगा कि बच्चे मोटिवेशनल रील्स, वीडियोस, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वगैरह सब चीज़ें देखते हैं। सो दे आर गेटिंग मोटिवेशन आउट ऑफ दैट। तो ये पढ़ाई करना या फिर पढ़ाई को देखना, टू सम इट अप, कि पढ़ाई को देखना या फिर पढ़ाई को करना, व्हाट आर दे डूइंग इन दिस टाइम? नाइस क्वेश्चन। सी, अगर हम पढ़ाई को एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। मोटिवेशन, यस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट समथिंग, बट जो कंसिस्टेंसी है उसके लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बट जो चीज़ें हैं वो कहीं बीच में लाई करती है, इट कम्स इन बिटवीन समवेयर। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो फिर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, और अगर बच्चा सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहा है, तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। सो मोटिवेटेड भी रखना है अपने आप को और पढ़ाई भी करनी है। सो होता क्या है कि सपोज कोई मोटिवेशनल वीडियो बच्चा देख रहा है एंड यू फील यस चार्ज्ड, फाइन, आई हैव टू डू लाइक दिस, मुझे भी अच्छे से अपना काम करना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है, फाइन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बट आगे जो कंसिस्टेंसी है दैट विल कम थ्रू डिसिप्लिन। सो हमें इस पर काम करना पड़ेगा। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि देखो, अगर आप वहाँ रोज आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो अल्टीमेटली आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप पढ़ाई करने की बस कोशिश कर रहे हो, शुरू करने वाले हो, आप कर नहीं पा रहे। सो दोनों चीज़ें हैं, हमें बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट भी करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है, अदरवाइज वो फिर मोनोटोनिक हो जाएगा। स्पार्क, बट हाँ, वो स्पार्क भी ज़रूरी है। और स्पार्क ऐसा नहीं है, देखो जैसे मैंने मान लो गैस ओवन ऑन करा, एक बार स्पार्क दिया और वो ऑन हो गया और वो ऑन रहता है हमेशा। ह्यूमन लाइफ इज़ डिफिकल्ट, उतना ईजी नहीं है, वो स्पार्क हमेशा रहेगा एक बार मोटिवेट हो जाने के बाद, ये जरूरी नहीं है। सो मोटिवेशन शुड बी इंटरमिटेंट, टाइम टाइम पर बच्चे खुद को मोटिवेट करता रहे। सी, सेल्फ मोटिवेटेड तो उसको हमेशा रहना पड़ेगा उसके लिए। बट हाँ, उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चा मोटिवेट होए अपने मेंटोर के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू, या फिर कुछ मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू, मीन्स जो भी हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर गेटिंग मोटिवेटेड उसको फिर वो अप्लाई करना शुरू करे, अपनी पढ़ाई करे, अपने प्रॉपर फ्रेमवर्क में वो पढ़ाई करे। अदरवाइज क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा सिर्फ शेड्यूल बनाते रह जाता है, रूटीन बनाते रह जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह जाते हैं और पढ़ाई कुछ नहीं करते। उनको लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, बट होता कुछ नहीं है। तो बस स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट इन रियलिटी आपको उससे 2 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। उसको अप्लाई करो, शेड्यूल को जहाँ तक हो सके फॉलो करो, और उसके बाद अपने आप को मोटिवेटेड भी रखो। जब मैं कहता हूँ अपने आप को मोटिवेटेड भी रखो, तो इसके लिए वीडियोस कैन बी ए स्मॉल मीन्स। अब वो सेल्फ मोटिवेशन खुद से आती है जब आपने एक अच्छी पढ़ाई करी, किसी एक पर्टिकुलर डे यू स्टडी रियली गुड, दिस विल मोटिवेट यू, आज मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, मुझे ऐसी ही पढ़ाई करनी है, दिस विल कीप यू मोटिवेटेड। सो एक्चुअल मोटिवेशन है वो इट कम्स फ्रॉम विद इन। True. So videos can be the starting point, mentorship can be the starting point, lectures can be the starting point, but after few such sessions आपको खुद में उसको इनकलकेट करना है, अपने शेड्यूल में उसको डालना है, डिसिप्लिन रहना है, पढ़ाई करनी है, सिस्टम एक डेवलप करना है, और इस सिस्टम में खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए आपको लगातार वो काम करते रहना है विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप खुद ब खुद मोटिवेटेड रहोगे, आपके पास सामने टारगेट रहेगा कि यार मुझे इतना काम करना है, ये और वही आपका मोटिवेशन पॉइंट है। इसके लिए कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इन बिटवीन
सी हम आप हमेशा एक ही फ्रेम में नहीं रहते। कोई एक इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता, आप सोच कर देख लो, वो हमेशा दुखी और उदास भी नहीं रह सकता, मूड स्विंग्स होंगे। तो इसलिए इंटरमिटेंटली कभी कभी हमें उसको कुछ गुड एंड रिलीवेंट मोटिवेशन लेक्चर्स और मोटिवेशनल वीडियोस का के एक्सपोजर भी जरूरी है होते हैं। बट अगेन, जो लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखते हैं तो सेल्फ मोटिवेशन वर्क्स, और इसके लिए आपको वो लगातार उस काम को करते रहना पड़ता है, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है और सिस्टम में इंटैक्टफुली काम करते रहना पड़ता है, तो फिर चीज़ें होती हैं। सर जब पढ़ाई बोरिंग हो जाती है तो पेरेंट्स भी एक टाइम पे घबरा जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो ये जो बोर्डम है, हाउ डज दिस अफेक्ट? बोर्डम एक्चुअली में एक सिग्नल है कि आपका जो प्लान है या जो आपकी स्टडीज हैं वो एक तरह से फेल हो रही हैं, या फिर यू शुड ऑल्टर दैट एट दैट टाइम? यहाँ पर दो चीज़ें हैं, अच्छा सवाल है आपका। एक तो बोर्डम आती है मोनोटोनिक होने से, आप किसी काम को लगातार कर रहे हो और आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो फिर वहाँ से बोर्डम आती है। और ऑफ कोर्स इट्स अ सिग्नल ऑफ फेलियर कि आपकी पढ़ाई फेल हो गई है, आप अपने आप को उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं रख पाए, या फिर सिस्टम आपको उस तरीके से मोटिवेटेड नहीं रख पाया, और आप सिस्टम में उस तरीके से अपने आप को ढाल नहीं पाए, डेवलप नहीं कर पाए, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो स्टडीज है वो फेल हो रही है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, यहाँ पर क्रूशियल हो जाता है रोल पेरेंटिंग का और टीचरशिप का। सी, दीज थिंग्स आर नॉट सेपरेट, इट्स अ टीम वर्क। अगर बच्चा हमारा बोर हो रहा है, चाहे डिमोटिवेट हो रहा है, या फिर प्रेशराइज हो रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इट्स अ सिस्टम फेलियर। ये चाइल्ड का फेलियर नहीं है सिर्फ, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। मैं ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो इट्स अ टीम, उस टीम में बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, एक टीम वर्क है, और सबके अपने अपने रोल हैं। पेरेंट्स का अपना रोल है, मदर का अपना रोल है, फादर का अपना रोल है, टीचर का अपना रोल है, मेंटोर और काउंसलर्स के अपने रोल हैं। यहाँ पर जो बच्चा है वो हमारा टीम का कैप्टन है, सो ही हैज टू लीड द टीम, राइट, ही हैज टू परफॉर्म बेसिकली। हम कोच वाले रोल में थोड़ा ज़्यादा है, और टीम वर्क ठीक से होगा ना, तो बच्चा कभी बोर नहीं होगा, कभी वो प्रेशराइज नहीं होगा। सो बच्चा बोर फील कर रहा है, बच्चा प्रेशराइज हो रहा है, मार्क्स बच्चे के कमा रहा है, और हमें लगता है कि सारी गलती बच्चे की है, और ऐसा हमें लगता भी है। हम कई बार क्या बैठते हैं, यार टीचर तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये मेरा बच्चा ही ठीक से नहीं पढ़ाई कर रहा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बट मेरा बच्चा ठीक से नहीं कर पा रहा। हम सारी गलतियों का सारा बोझ, सारा पहाड़ हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स अ फेलियर ऑफ इंटायर सिस्टम। द सिस्टम comprises of everybody, being parents, be teachers, स्टूडेंट्स, सब आते हैं इसमें। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो फेलियर है वो एक कंपोजिट फेलियर है, और अगर इसका पूरा पूरा भार आप बच्चे के ऊपर डाल दोगे तो बच्चा सिर्फ आपका डिमोटिवेट नहीं होगा, वो आपका फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो आपका, आई वुड से, वो पढ़ाई छोड़ सकता है, वो बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ सकता है अगर वो इतना बर्डन हो गया तो हमें उस फ्रस्ट्रेशन से बच्चों को बचाना है। एग्जैक्टली। इसके लिए हमें सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, और सिस्टम में हर किसी को के अपने अपने रोल हैं, हर किसी को वो अपना काम करना पड़ेगा, हर किसी को अपना दायरा समझना पड़ेगा। हाँ, बच्चा हमारा लीड रोल में है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, वो हमारा एक्टर है, और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो डायरेक्शन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, या फिर जो राइटिंग का पार्ट है, अगर मैं किसी मूवी मेकिंग की बात करूँ तो स्क्रिप्ट का जो अपना पार्ट है, सबके अपने अपने पार्ट्स हैं ना बटे हुए। तो अगर कोई मूवी अच्छी नहीं बनी तो फिर वो एक्टर अच्छा नहीं था ऐसा नहीं कह सकते, उसकी कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, उसका डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, उसकी सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी होनी चाहिए। सेम गोज विद स्टडीज। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पेरेंटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मेंटरशिप भी अच्छी होनी चाहिए, माहौल भी अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन फ्री हम माहौल कैसे बनाए बच्चों के लिए, हम उनको इफेक्टिव स्टडी कैसे कराएं, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। सर आपने एक लाइन जरूर सुनी होगी, वेरी कॉमन फ्रेज, कि बच्चा तो स्मार्ट है बट मेहनत कम कर। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, ये हर पेरेंट्स को अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट लगता है। तो बच्चा स्मार्ट, हाँ बच्चे स्मार्ट होते हैं, लेकिन स्मार्टनेस की डेफिनेशन क्या है? कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा और हमें लगता है कि हमारा बच्चा अच्छा है जी। सी, यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, जैसे मैं अभी कह रहा था, लेकिन जब तक हम यह जाने ना, हम इस बात को समझे ना कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, तो फिर स्मार्टनेस का मतलब क्या है?
क्या मतलब, वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो अच्छे से बात करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड्स हैं, हिज कर्नल इन इंडियन आर्मी। उसका बच्चा बहुत स्मार्ट है। अगर आप उससे मिलोगे पहली बार, सो यू विल बी इम्प्रेस्ड। जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमारा स्मार्ट है, पढ़ाई करेगा तो उसके अच्छे नंबर आएंगे। पढ़ाई करता है तो भी उसको अच्छे नंबर नहीं आते, क्योंकि उसको पढ़ाई समझ में आती ही नहीं है। और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। तो एक्चुअली पहले हमें प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को ऐसा कहना बंद करना पड़ेगा कि बच्चा स्मार्ट है। पहले आप समझिए, आपका बच्चा स्मार्ट है तो फिर दुनिया कहेगी, आप कहना बंद करो। ये मोटिवेशन का पार्ट नहीं है, ये बच्चे की कमियों को छुपाने का हिस्सा है। आप खुलकर बात करो, बच्चों से खुलकर बात करो। हाँ, आपके बच्चे के कुछ स्मार्ट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, वो डांसिंग में अच्छा हो सकता है, वो कन्वर्सेशन में अच्छा हो सकता है। बट अगर आप किसी टीचर को ऐसा कह रहे हो तो मतलब आप पढ़ाई की बात कर रहे हो। आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा तो फिर ये बात टीचर कह रहे होंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी बातें काफ़ी हॉलो होती हैं और इसमें मुझे कुछ खास सब्सटेंस समझ में नहीं आता कि हमारा बच्चा स्मार्ट है बट वो उसके नंबर नहीं आते, चाहे वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता। अरे पढ़ाई नहीं करता तो हमें उस पर काम करने की जरूरत है। फिर उसको स्मार्ट है ऐसा कहकर आप शील क्यों कर रहे हो बच्चे को? ऐसा बोलो ना कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता, इतनी बात करो, राइट? जब उसको मोटिवेट करना होगा तो उसको सेपरेटली मोटिवेट करो। बट ये दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। आप उसको शील्ड भी कर रहे हो और उसको जो है सो आप स्पेस भी दे रहे हो। हाँ, आप मेरे तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं तो स्मार्ट बच्चा हूँ, उसको शील्ड मत दो ना। बताओ कि पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा, उसकी इंटरेस्ट ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या फिर क्या वजह है, वो लंबे टाइम तो पढ़ाई नहीं कर पाता, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। चीज़ें, मेरे कहने का मतलब है कि सब्सटैंशियल टॉक होनी चाहिए। ऐसी बातें मुझे हॉलो लगती है। तो मतलब स्मार्टनेस इज कैटेगराइज्ड, राइट? कि कोई किसी चीज में अच्छा हो सकता है, तो यू कांट टर्म इट एज स्मार्ट किड। बिल्कुल हो सकता है, बट इसका मतलब वो सी स्मार्टनेस को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे ओवरऑल स्मार्टनेस की हम बात करते हैं ना। somebody may look smart, somebody may talk smartly, somebody may walk smartly, somebody may act smartly, somebody may be good at studies, बट स्मार्टनेस की जब हम बात करते हैं तो वो हम होलसम बात करते हैं, हम सबकी बात कर लेते हैं। वो स्मार्टनेस एक ऐसा टर्म है वो जो अपने में सारे एस्पेक्ट्स को समेट लेता है। ऐसा तो उनका बच्चा नहीं है, और होता तो उनको शील करने की जरूरत नहीं होती। तो डोंट से हमारा बच्चा स्मार्ट है। आप सिंपली बात करो कि बच्चे को शायद पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ये पढ़ाई से ठीक से पढ़ाई कर नहीं पाता। ऐसी बात करो, बात सब्सटैंशियल होनी चाहिए, बात हॉलो नहीं होनी चाहिए। जब स्मार्ट होगा आपका बच्चा तो फिर पूरी दुनिया कहेगी कि आपका बच्चा तो फिर आपको कहने की जरूरत टर्म नहीं। करने की जरूरत। राइट। सर, आपके एक्सपीरियंस में बैकलॉग जो होता है वो स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस एंड फोकस पे कैसे इफेक्ट करता है? बहुत सी बच्चों को हमेशा लगता है कि आज का काम मैंने आज नहीं करा, मैं कल पक्का कर लूंगा, और वो कल कभी आता नहीं। टुमारो नेवर कम्स। वो बैकलॉग से बढ़ता चला जाता है। बच्चे स्टार्टिंग में उसको रियलाइज नहीं करते। उनका टाइम तो बस कट रहा है, चलो अच्छी बात है, मस्ती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बट बाद में जब एग्जाम करीब आने को होता है, देन इट बिकम्स अ टोटल फेलियर। बच्चा कुछ नहीं कर पाता है। सो बैकलॉग तो बहुत बैडली अफेक्ट करता है, और बच्चे इसको रियलाइज नहीं करते। सबसे बड़ी बात, सबसे कमाल की बात इसमें ये है, बच्चे को रियलाइजेशन नहीं है कि वो उसका बैकलॉग डेवलप हो रहा है, और जो प्रेशर है बाद में बच्चा लेटर स्टेज पे जाकर फील करता है, वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इट कैन बी अ ब्रेक डाउन सिचुएशन। तो बहुत बैडली अफेक्ट करता है ये, कॉन्फिडेंस को भी और परफॉर्मेंस को भी। इसलिए हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए, तभी हम सिस्टम की बात करते हैं अपने यहाँ, डिसिप्लिन और सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि रोज का काम रोज करो, रोज काम करना है। इट शुड बी योर हैबिट। और जो मोटिवेशन है वो रोज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। दैट शुड बी अ सेल्फ मोटिवेशन, जो आपको अपने आप से वो आपको रोजमर्रा के काम को और रोजमर्रा की पढ़ाई को ड्राइव कर रहा हो। इट शुड बी सेल्फ ड्रिवन एंड इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। अदरवाइज जब चीजें पाइलअप हो जाएंगी तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। नोबडी कैन हैंडल। बच्चों की बात छोड़, तो बड़े हैंडल नहीं कर पाते रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, नहीं हो पाता। तो सर, अगर बच्चे का कोई प्लान है बच्चे का और वो पढ़ रहा है, इज वेरी नाइसली फॉलोइंग, बट बीच में 2-3 डेज का गैप आ गया, सो द शेड्यूल ही हैड गॉट डिस्टर्बेड बाय 2-3 डेज। तो बीच का जो 3 दिन का काम है, ही हैज टू डू दैट ऑन द लेटर डेज। तो उसको उस चीज में आगे ऐड करना चाहिए, या फिर ही शुड प्लान सेपरेटली नाउ? नहीं, इस चीज को टीचर्स के साथ मिलकर बच्चा प्लान कर सकता है। 2-3
4 दिन की पढ़ाई बच्चा आराम से हैंडल कर सकता है, बच्चे को भी पता होती है ये बात, ये उतना Okay. मुश्किल काम नहीं है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अहम रोल हो जाता है टीचर का, क्योंकि जो ऑनगोइंग चीज़ें जारी होती हैं उसके साथ साथ जो चीज़ें उसकी रह गई उसको भी उसको कराना होता है, और साथ में बच्चा उसको एक्स्ट्रा टाइम में या फिर कैसे हैंडल करे, ये चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। ये अगर बच्चा लगातार करता आ रहा है तो फिर 3-4 दिन की पढ़ाई अगर रुक गई है किसी वजह से, कहीं चला गया है या फिर कुछ, तो बच्चा ऐसा हैंडल कर लेता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बट हाँ, अगर वो 3-4 दिन की बजाय 3-4 हफ्ते हैं तो बच्चा कभी हैंडल नहीं कर पाता है, ट्रस्ट मी, कभी नहीं हो पाता। 3-4 दिन से वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन में चेंज बिल्कुल, फिर वो पायलअप होती है चीज़ें, पाइल अप फिर वो मैट कभी हैंडल नहीं कर पाएगा, कोई हैंडल नहीं कर पाता। सर अक्सर ऐसा होता है कि एक टेस्ट का मार्क्स पूरे घर के मूड को डिसाइड करता है कि इज इट गोना गो हायर और लोअर, ऐसा आपने भी देखा है? बिल्कुल। सी आप जब आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था तो आपको इस बात की चिंता नहीं थी कि बच्चे के मार्क्स खराब आएंगे, तो आप अपने बच्चों को पार्टी में लेके जा रहे हो और उसकी ठीक से आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, चाहे उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, और जब मार्क्स आती हैं तो फिर सारी चीज़ें शुरू होती हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये 1-2 एग्ज़ाम्स की बात है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस टाइम दिस इज़ अ अलार्मिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यार देखो, कहीं तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो रही हैं। बिल्कुल। सो पेरेंट्स भी इसको थोड़ा-सा समझे, वो बच्चा भी समझे, इसको एक प्रेशर सिचुएशन ना बनाए, ऐसा मेरा मानना है। धीरे-धीरे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, और उसको मूड अपसेट और पूरे घर का मूड खराब हो गया, पता नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई, धरती पलट गई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? ये तब होना चाहिए जब आपका बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है और आपको तब उसका ख़्याल नहीं है। आप 10 दिन में तो 1 दिन अपने बच्चों को देखते हो कि बच्चे ने पढ़ाई करी कि नहीं करी। आपकी पैरेंटल ऑब्जर्वेशन तो ज़ीरो होती है, और सिर्फ आप पहाड़ पाल लो एक्सपेक्टेशन का, और मार्क्स नहीं आया फिर उसको इतना बड़ा इशू बना दो, ये गलत है। ये तो मैं तो कहूँगा ये इंजस्टिस है बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी अपने आप से वो इंजस्टिस कर रहे हैं। ठीक, सिर्फ पढ़ाई नहीं, पेरेंटिंग शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऐसा मेरा मानना है। मतलब पेरेंट्स माइट नॉट नो दिस और फील दिस बट उनका रिएक्शन बच्चों के एक्शंस पर काफी वैरी बिल्कुल, करता है। बिल्कुल। अब ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब लगता है कि यार मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरे तो पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। अब मेरे पेरेंट्स सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, इस बात की फीलिंग, और फिर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा, मैं तो टाइम भी दे रहा हूँ, मैं तो पढ़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ। यहाँ पर बच्चा नीड्स हेल्प, ये बर्डन लगने लग जाता है। और उसको आप अकेला छोड़ रहे हो, क्योंकि खुद वो पढ़ाई को टैकल कर लेना अकेला, इतना ही काफ़ी है। वो पढ़ाई भी टैकल कर रहा है, इन सारे थॉट्स और फीलिंग्स को भी टैकल कर रहा है। इट्स नॉट फेयर, इट्स अनफेयर। गेट्स टू मच। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग, इसलिए हम जी बहुत सारे पेरेंट्स हमारे को ऐसे मिलते हैं जो हमारे यहाँ आते भी हैं, मान लो कि सर हमारे पास टाइम कम होता है, सो दे से फ्रैंकली कि सर हम टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चों को, चाहे नहीं दे पाएंगे। अब मान लो कुछ आपके आर्मी के जवान हैं, चाहे आर्म फोर्सेज में हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, काफ़ी ऑक्यूपाइड उनका रहता है, जो उनका पूरा शेड्यूल है काफ़ी ऑक्यूपाइड रहता है इन केसेस में, और मदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पाती है किन्हीं वजहों से। तो अगर वो पहले से हमें बता देते हैं, सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस ना, कि हम जो पेरेंट वाला पार्ट है कुछ हद तक वो हमें भी देखना पड़ेगा उसको। तो फिर उस तरीके से उसकी काउंसलिंग, वो उसकी स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। हम बच्चों में फिर हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के साथ, जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो, ताकि हाँ, अगर ये बात हमें पहले से पता हो तो हम ऐसा कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि जब पेरेंट्स आते हैं किसी पीटीएम में, किसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, स्कूल में, चाहे इंस्टीट्यूट्स में, चाहे किसी काउंसलिंग सेशन के लिए, उन्हें सारी बातें फ्रैंकली बतानी चाहिए कि हाँ, आप टाइम कितना दे पा रहे हो, आपके पेरेंटिंग में कहाँ-कहाँ लैकिंग्स है। ये सारी बातें अगर पहले से बताओगे तो फिर भी चीज़ें प्लान की जा सकती हैं। हालाँकि पेरेंट्स का रोल ही रहेगा, वो आप कोई दूसरा फुलफिल नहीं कर सकता, बट ऑनेस्टली। कुछ हद तक हम उसको प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें फिर बच्चों को हेल्प करेगी आगे। ओके। जी। सर डू यू थिंक कि मिनिमम स्टडीज का कॉन्सेप्ट कभी पेरेंट्स समझ पाएंगे? उनको समझना चाहिए। पहले तो मैं इसको डिफाइन कर दूँ। मैं इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इफेक्टिव स्टडी की जो मैं बात कर रहा था। बच्चा दिन भर बुक्स लेकर बैठा हुआ है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। वो बेशक 2 घंटे पढ़ाई करे, बट वो उसकी इफेक्टिव स्टडी हो, इस पर फोकस करना पड़ेगा। उसका प्रॉपर मेजरमेंट का मैंने आपको तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है थ्रू अ स्टॉपवॉच। तो वो बच्चा खुद से जब मेजर करना शुरू करता है ना, तो हफ्ते 2 हफ्ते में वो अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाता है। फिर उसको स्टॉपवॉच की जरूरत नहीं पड़ती। उसको पता है कि जब मैं पढ़ाई करूँ तो बस मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, 2 घंटे काफ़ी होते हैं, 3 घंटे काफ़ी होते हैं एक पर्टिकुलर सेशन में, काफ़ी है। तो फोन भी एक तरह से इस चीज को सैबोटाज करेगा। नहीं, फ़ोन सैबोटाज तब करेगा
जब बच्चे फ़ोन का गलत उपयोग कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कि फ़ोन को आप स्टॉप वॉच सिर्फ यूज़ करो अपनी इफेक्टिव स्टडी को मेजर करने के लिए। बट अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो लेक्चर्स देखने के लिए, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम तक आप लेक्चर देख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, वो पढ़ाई नहीं है। लेट मी टेल यू, आप होता क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप 10 वीडियोस देखते हो, है ना? और आपको लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे से ये वाला टॉपिक तैयार किया है। हो सकता है ऐसा हो, बट क्या आप हर केस में ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिलेबस ह्यूज है, 11-12 का सिलेबस ह्यूज है, नहीं कर सकते हो। आप हर एक टॉपिक के लिए 10-12 वीडियोस नहीं देख सकते और उसके बाद अपने आप चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यू हैव टू सेलेक्ट a good source of knowledge. That can be your school, that can be your say institution or institute, that can be some good YouTube source. But उस पर आपको रिलाई करना पड़ेगा, उसको बार बार करना पड़ेगा, instead of doing so many things all together or so many videos for the same topic. Choose a good nice video, उसको आप 2 बार देख It's लो। like sticking to the plan. Yes, वो आपको ज़्यादा फायदा, उससे आपको ज़्यादा मतलब फायदा होगा अगर आप एक ही अच्छे वीडियो को 2 बार देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ यू आर जस्ट वाचिंग 5 वीडियोस एंड देन यू आर डूइंग थिंग्स, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो मिनिमम स्टडी होनी चाहिए, टाइम कम रखो बट उसको इफेक्टिव रखो। तो इफेक्टिव स्टडीज में 2 चीज़ें आती है, तो उसका मेजरमेंट हो, दूसरा कि अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज पर रिलाई कर रहे हो एंड यू शुड नो कि अच्छे सोर्सेज क्या हैं। इसके लिए आप एक काउंसलिंग आप ले सकते हो। ये भी ऐसी भी चीज़ें अवेलेबल है, आपको पता है कि अच्छे सोर्सेज कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ से आप बिल्कुल ऑथेंटिक और अच्छी चीज़ों को आप वहाँ से आप पिक कर सकते हो। उसको बार बार प्रैक्टिस करो, वो आपको ज़्यादा काम आएगा। ताकि बहुत सारी चीज़ों को करना और यू आर इन द प्रेशर कि आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपकी पढ़ाई कुछ नहीं हो रही, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप एक आधा दिन तो ऐसा कर पाओगे, आप सारे टॉपिक्स ऐसा नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी अ लूजर। ट्रू। सर, आपने आज तक काफ़ी पेरेंट्स देखे होंगे, तो पेरेंट्स का रोल एंकर का कब और अलार्म का कब बन जाता है? ओके, सो बेसिकली यू आर आस्किंग मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल पेरेंटिंग। या एग्जैक्टली। सी, हमेशा उनको एंकर ही रहना चाहिए। वो अलार्म बनकर कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो डिस्टर्ब करेंगे, फ्रस्ट्रेट होएंगे उनके बच्चे, डिमोटिवेट होएंगे और हो सकता है कि वो डिमोरलाइज भी फील करें, या मैं नहीं कर पा रहा, मेरे पेरेंट्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सी, एंकरिंग इज अ गुड थिंग। एंकरिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हो। आई वुड प्रेफर कि यार इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कुछ टाइम बच्चों के साथ बैठना शुरू करो। आप टू स्टार्ट विद, अब बच्चों के साथ बैठना शुरू करो, 2 घंटे आप भी बैठो साथ में बच्चों के, अगर पॉसिबल हो तो। और आप ऐसा कुछ दिन करो, से 1 मंथ करो, 2 मंथ करो, बच्चा खुद ब खुद करना शुरू कर देगा, फिर आपको बैठने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरीके से आप बच्चों के डिस्ट्रैक्शन को भी चेक कर पाओगे। बट आजकल का माहौल ऐसा है कि बच्चे खुद नहीं चाहते कि पेरेंट्स उनके बगल में बैठे हों। सो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि बच्चों को जो एक्सपोज़र अपने पेरेंट्स का मिलना चाहिए था, वो एक्सपोज़र उनको मोबाइल का मिल रहा है। परेशानी समझ रहे हो? सो अगर बच्चा सीख ही मोबाइल के थ्रू रहा है और उनकी बातों को ही मान रहा है, तो पेरेंट्स तो फिर रहे ही नहीं। फिर तो घर में पेरेंट्स है नहीं है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो पेरेंट्स को अपना रोल खुद से डिफाइन करना होगा। उनको एंकरिंग करनी पड़ेगी। नहीं आती है तो फिर उनको सीखनी पड़ेगी। तो उनका रोल हमेशा एंकर का ही रहेगा। अलार्म का रोल अलार्मिंग सिचुएशन में ही हो सकता है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो लॉन्ग रन में कभी कुछ काम आता है। बट हाँ, ऐसा कुछ है कि मान लो बच्चा काफ़ी क्रूशियल टाइम्स है, एग्जाम्स आने वाले हैं और बच्चा जो है तो लैग कर रहा है, थोड़ा सा डिलेइंग कर रहा है, तो हमारे पेरेंट्स ठीक है, वो एक अलार्म बेल रिंग कर सकते हैं और बच्चा उसके लिए प्रोएक्टिव होगा कि हाँ ठीक है, मेरे पापा मुझे जगाने आ रहे हैं, मुझे बताने आ रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। या फिर ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करो बेटे आजकल, आप अच्छे से पढ़ाई करो, या फिर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, वो अलार्म कभी कभी बजना चाहिए। थ्रू आउट द ईयर आप अलार्म नहीं बजा सकते, आपको एंकर ही बनना पड़ेगा। और इफ़ यू आर अ गुड एंकर तो फिर अलार्म की जरूरत ही नहीं है। True. Right. Okay, sir, if we sometimes find कि a child is, not able to be friends with a subject that he has to do or is doing, so how should he or she be friends with that subject? See, here I say to my students, अगर वो लड़का है तो मैं उसको कहता हूँ कि अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाओ, तीन चार बनाओ, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स। वो तुम्हें कभी डिच नहीं करेंगी।
और अगर वो लड़की है तो मैं कहता हूँ अपने 3-4 बॉयफ्रेंड्स बनाओ सिमिलरली। सी मेरे कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर इन लव विद योर सब्जेक्ट्स तो फिर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा, सिस्टम अपने आप डेवलप हो जाएगा, डिसिप्लिन अपने आप हो जाएगा, पेरेंटिंग भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेट गोल इज़ कि हम किस तरीके से बच्चों को इंडल्ज करा दें स्टडीज़ के साथ। उसका सबसे अच्छा तरीका है लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़, टीचिंग थ्रू एक्टिविटीज़। हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट, चूँकि हम साइंस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम थ्रू एक्टिविटी बच्चों को लर्निंग दें, उनको उनको उनके जो सेशंस हैं वो वैसे बनाएं जिसमें कि एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों, बच्चा उसको देखे, फील करे, समझे, अपने आप बच्चा फिर उसको करना शुरू कर दे। और हाँ, जहाँ भी वो स्ट्रगल कर रहा है चीज़ों को समझने में, वहाँ पर एक अच्छा मेंटर अवेलेबल होना चाहिए। यूजुअली होता क्या है, बहुत सारे टीचर्स स्कूलों में उनको चीज़ें आती नहीं हैं ओके। और बच्चा को सवाल पूछता है, सो उसको जवाब नहीं देते। उल्टा वो चाहते हैं कि बच्चे सवाल ही ना पूछें। सिर्फ मैं कहूँ, सिर्फ मोनोलॉग चाहते हैं वो, डायलॉग चाहे मल्टीलॉग नहीं चाहते वो। क्लास में वो ऐसे एनवायरनमेंट को इनकलकेट नहीं करते जहाँ के बच्चे भी सवाल पूछ रहे हैं और मैं उसको आंसर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ जितना उनको आता है, आओ उसको इम्पार्ट करो और क्लास से जाओ। ऐसे में तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती। इट शुड बी अ मल्टीलॉग, इट शुड बी बोथ वेज। सो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को हम बताएं कि आप और ज़्यादा सवाल पूछो। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए सवाल पूछने के लिए, ताकि जब बच्चे सवाल पूछेंगे उनको उनके आंसर्स मिलेंगे, अपने आप उनका जो है सो रिलेशन अपने सब्जेक्ट्स में अच्छा होता चला जाएगा, अपने आप वो उसमें और ज़्यादा इंडल्ज होते चले जाएंगे, अपने स्टडीज़ में और ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। बट अगर हम वो सवाल उनके नहीं लेते और अगर उनके क्वेश्चंस अनआंसर्ड है तो फिर वो बच्चा उस सब्जेक्ट को कभी सीख नहीं सकता। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हो, इसका मतलब आप अपनी स्टडीज को लेके या फिर अपने स्टूडेंट की या फिर अपने चाइल्ड की स्टडीज को लेके काफी सीरियस हैं। अब बस आपको एक ही काम करना है, आज के पॉडकास्ट से जितने भी इंसाइट्स आपको मिले हैं उन सबको यूज करके अपने कल को, अपने फ्यूचर को और प्रेडिक्टेबल बनाइए। नो मोटिवेशन, नो प्रेशर, ओनली रूटीन।